नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका रोहित को जहां पर पहले आयशा मारवा रहा करती थी उस सुनसान विला में बुलाती है। हालांकि अभी भी उस विला में कोई नहीं रहता था। अब अनिका वहां पर रोहित को बुलाकर अब रोहित से कहती है, मैं कर्नाटक 2 दिन के लिए जा रही हूं। जबकि रोहित उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। अब रोहित ने कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन अनिका उसको मना कर देती है और वो जल्दी से वहाँ पर उनकी आपस में बहुत सारी बातें होती है। लेकिन अब फाइनली अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए निकल गई थी। अब आगे अनिका जब तक स्पेशल डिपार्टमेंट पहुंची थी तब तक अब्बास ने उनके जाने का पूरा ही इंतजाम किसी से कहकर करवा दिया था, क्योंकि अब्बास को पता था कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और अब्बास ने ही अपने सोर्सेज से जल्द उस सारा ही इंतजाम करवा दिया था। अब्बास ने सभी की अर्जेंट फ्लाइट टिकट करवाई थी ताकि वो बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द कर्नाटक पहुंच सके और अपने मिशन पर लग सकें। अनिका की सारी टीम एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। वो सब पहले से ही तैयार हो चुके थे, बस उन्हें इंतजार था तो सिर्फ अनिका का, क्योंकि अनिका रोहित से मिलने के लिए वहां पर चली गई थी। इसलिए सब और अनिका के ही आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही अनिका आ जाएगी वैसे ही वो सब यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। वो सब अनिका का वेट कर ही रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं अनिका कहाँ पर रह गई है। अनिका को आई थिंक अब तक आ जाना चाहिए था। अब्बास के चेहरे की चिंता देखकर अब भूमिका कहती है, डोंट वरी सर, अनिका टाइम की पक्की है। वो अपने दिए गए निश्चित टाइम पर जरूर पहुँच जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। वैसे अभी भी हमारी फ्लाइट में थोड़ा सा तो टाइम बचा हुआ है। भूमिका की बात सुनकर अब्बास को थोड़ी सी तसल्ली होती है। अब इंस्पेक्टर अब्बास को भी इस बारे में पता था कि अनिका अपने टाइम की कितनी पंचुअल थी। अगर अनिका ने कोई बात कही है तो वो उसको पूरा भी करती थी। वो सब इसी बारे में सोच ही रहे थे कि आखिर अनिका कहाँ रह गई है। तभी उन्हें अनिका के गाड़ी की आवाज़ आई। अनिका वहाँ पर आ जाती है। वो देखते हैं कि अनिका पहुँच चुकी है। अब अनिका को देखकर एक पल के लिए भूमिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अब इंस्पेक्टर अब्बास को भी भूमिका को देखकर एक तसल्ली हुई कि आखिरकार अनिका समय से पहले पहुंच गई थी। अब इंस्पेक्टर अब्बास अपनी पूरी टीम को कहते हैं, ओके गाइज, लेट्स वी गो। अब हमें चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। हमें किसी भी चीज़ का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अब अपने ऑफिसर्स की ये सब बातें सुनने के साथ अब सारे के सारे अनिका की टीम पूरी की पूरी इंस्पेक्टर अब्बास की हाँ में हाँ मिलाती है और वो सब एयरपोर्ट पर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर अनिका निखिल से जब वो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो वो एक गाड़ी में बैठे हुए थे। जब वो गाड़ी में बैठने के बाद अब अनिका निखिल से कहती है, क्या तुमने सारी जगहों को ठीक से देखा है? जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें पता तो है ना कि हमें किस तरफ जाना है? क्या तुम्हें रास्ते का पता है? अनिका ने निखिल को पहले ही सैटेलाइट के जरिए ये सब पता लगाने के लिए कह दिया था। अब निखिल कहता है, डोंट वरी मैडम, मैंने सब कुछ देख लिया है। पहले हमें एटलीस्ट एयरपोर्ट पर तो जाना चाहिए। जब तक हम कर्नाटक नहीं पहुंचते तब तक तो हमारा किया हुआ कोई भी सैटेलाइट का वर्क भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले उन्हें उस सैटेलाइट के काम के लिए पहले उन्हें कर्नाटक जो पहुंचना था। इसलिए अब पूरी की पूरी टीम किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी देरी नहीं करना चाहती थी। वो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और अपनी फ़्लाइट में भी बैठ चुके थे। जैसे ही वो सब फ्लाइट में बैठे और फ्लाइट जब बोर्डिंग के लिए उड़ रही थी तभी अनिका ने अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अनिका चाहती थी कि जितना टाइम उन्हें कर्नाटक तक पहुंचने के लिए लगता है उस टाइम तक अनिका को अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि जब अनिका की नींद तब तक पूरी हो जाएगी और जब अनिका अपनी आंखें खोलेगी तो वो एक नई एनर्जी के साथ इस काम पर लग पड़ेगी। क्योंकि अनिका को तो खुद भी नहीं पता था कि इस काम में उसे न जाने कितना ही टाइम लग जाएगा, न जाने ही उसे कितने ही दिन और रातें इस काम पर लगानी पड़ेगी। इसलिए अनिका इस टाइम को पूरा ही यूटिलाइज करना चाहती थी। और वो अब साथ में, क्योंकि भूमिका के पास प्लेन में उसके साथ अनिका के साथ प्लेन में भूमिका बैठी हुई थी। इसलिए अब अनिका भूमिका से कहती है, भूमिका आई थिंक तुम्हें भी अभी कुछ पल के लिए नींद ले लेनी चाहिए। और अब भूमिका भी अनिका की बात में हाँ मिलाती है और वो निखिल को भी, जो कि उनके साइड में ही दूसरी सीट पर बैठा हुआ था, उसको भी इशारा कर देती है। तो निखिल भी भूमिका की बात को अच्छे से समझ जाता है और वो अपनी गर्दन को हिलाकर हाँ में जवाब देता है।
ऐसे ही अब वो सब यहाँ पर सो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ जाकर अपने जल्द से जल्द अपने काम पर लगना था। वो उनके लिए आराम करना वहाँ पर बेफिजूल था, इसलिए वो इस टाइम को अभी ही यूज़ कर लेना चाहते थे और अब तक सभी सो चुके थे। जैसे उन लोगों की नींद खुलने की हुई कि फ़्लाइट में एक ज़ोरदार अनाउंसमेंट हुई कि आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए सभी अपनी बेल्ट को बांध लिए। जैसे ही अनिका के कानों में ये आवाज़ गूंजी, अनिका ने झट से अपनी आंखें खोली और अब वो वहाँ पर लैंडिंग करने के लिए बिल्कुल से तैयार थे। जैसे ही उनकी लैंडिंग होती है, अनिका फिर से पूछती है, निखिल क्या सब कुछ तैयार है? निखिल अब सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अब अनिका निखिल से पूछती है, निखिल तुमने क्या पता लगा लिया है कि वो ऐसा कौन सा टापू है समुद्र के किनारे जहाँ पर हमें जाना है, हमें कौन सी दिशा में जाना है? अनिका के ऐसा कहने के पीछे का कारण ये भी था कि अनिका नहीं चाहती थी कि वो किसी भी गलत दिशा में जाकर अपना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि आखिरकार एक इतना बड़ा समुद्र में ऐसे ही इधर उधर भटकना एक टाइम वेस्ट ही होता है। और यहाँ पर अनिका और उसकी पूरी टीम के पास तो सिर्फ 2 ही दिन थे उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचने से रोकने के लिए, क्योंकि अगर गलती से भी अनिका उसकी टीम के लोग किसी भी गलत दिशा में चले भी गए तो उनकी मंजिल उनसे और भी कहीं ज़्यादा दूर हो जाएगी और अब उनको पता नहीं फिर इस चीज़ में कितना ही समय लगने वाला था। और यहाँ पर इन लोगों के पास समय ही की तो कमी थी, इसलिए वे जल्द से जल्द दिल्ली से कर्नाटक पहुँच चुके थे। अनिका की बात सुनकर अब निखिल कहता है, हाँ मैडम, मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि वो कौन से टापू पर है, वो कौन से आइलैंड पर गए हुए हैं और हमें वहाँ पर कैसे जाना है, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। एयरपोर्ट पर बाहर निकलते टाइम ही अब अनिका कहती है, सर इससे आगे अब हम कैसे जाएंगे? इससे पहले अनिका और कुछ कहती है, अब्बास ने पहले से ही दो टैक्सी बुक कर ली थी। जैसे ही अब्बास प्लेन से उतर रहे थे तभी बाहर निकलते टाइम तक उसी समय के गैप में ही अब्बास ने जल्दी से 2 टैक्सी बुक कर ली थी ताकि उन लोगों को जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो अपने समय की भी बचत कर सकें। अब ये जो टैक्सी थी वो उन्हें वहाँ पर समुंदर के किनारे तक छोड़ती है, क्योंकि टैक्सी वालों को सारे लोकेशन वहाँ पर निखिल बताता है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए निखिल को सारी ही इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता थी। इसलिए सैटेलाइट के जरिए ही निखिल अब उस लोकेशन के थ्रू वहाँ तक समुंदर तक पहुँच जाते हैं। अब वो अब्बास के द्वारा बुक की हुई टैक्सी में बैठकर समुंदर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग वहाँ पर जब वो लोग जाते हैं तब वानी का कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बोट आती है। वैसे तो ये इलेक्ट्रिक बोट के आगे का सफ़र शुरू करने की सोचते हैं। वैसे तो ये लोग जहाज़ में भी जा सकते थे, लेकिन जहाज़ इतना बड़ा होता है कि उसे दूर से ही देखा जा सकता है और अपने यहाँ होने की खबर अपने दुश्मनों को देकर वो लोग उन्हें अलर्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर उस इलेक्ट्रिक बोट को पहले से ही इलेक्ट्रिक बोट का इंतज़ाम कर दिया था ताकि वो उसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा सके, क्योंकि एक जहाज़ को किसी भी डायरेक्शन में अचानक से चेंज करना काफ़ी मुश्किल भरा काम था और एक जहाज़ को चलाने के लिए तो उसके पायलट का होना भी बड़ा ही ज़रूरी था, जबकि इसी इलेक्ट्रिक बोट को तो वो लोग आसानी से चला भी सकते थे। इसलिए वहाँ पर अब्बास ने पहले से ही इस इलेक्ट्रिक बोट का भी इंतज़ाम कर दिया था। दिल्ली से निकलने से लेकर यहाँ पर कर्नाटक तक पहुँचने के बाद ही सारे इंतजाम खुद अब्बास ने ही किए थे, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। इसलिए अब सबने फैसला किया कि वो लोग अभी से इलेक्ट्रिक बोट से ही जाएंगे। अब जैसे ही वो लोग बारी बारी से उस बोट में चढ़े तो बोट अपनी डायरेक्शन की तरफ चलने लगी। कुछ देर तक तो वो बोट ठीक ही जा रही थी। इन लोगों की बोट समुंदर के बीचों बीच मौजूद थी कि तभी समुंदर में एक बहुत बड़ी लहरें उठने लगी, जिसके कारण अब बोट को संभाल पाना काफ़ी ही मुश्किल हो रहा था। समुद्र की इन तेज लहरों के कारण अब बोट का बैलेंस बिगड़ने लगा था। अब किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि वो अभी बिल्कुल ही समुद्र के बीच में थे। वहाँ आसपास दूर दूर तक उन्हें कोई भी तट या किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अनिका कहती है, बोट को उस तरफ मत लो जिस तरफ हवा बह रही है, क्योंकि लहरें हवा के कारण और भी ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं और इसके साथ साथ हमारी बोट उसके और भी डायरेक्शन में और भी बहुत ही दूसरी तरफ पहुँच जाएगी। अब अनिका की बात मानकर अब शिप चलाने वाले ने भी यही किया जैसे अनिका ने कहा था। उसने उसी डायरेक्शन में बोट को ना चलाकर उसके विपरीत डायरेक्शन में बोट को चलाया। लेकिन वहाँ पर तो एक और खतरा उन लोगों का पहले से ही इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि किसी ने पहले भी ये नहीं सोचा था कि जैसे ही वो समुद्र के बिल्कुल बीच में होंगे तभी ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन ये तो एक नेचुरल इमरजेंसी थी, अब इसमें किया भी क्या जा सकता था।
यहाँ पर उन लोगों के लिए ये एक तेज़ हवा का आना है, समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठना उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनको लिए इतने बड़े समुद्र में उन लहरों से बच पाना नामुमकिन था। और उसके साथ साथ एक और दूसरी मुसीबत ने उनके ऊपर आकर टूट पड़ी थी, और ये मुसीबत थी एक बहुत ही बड़ी शार्क। उस शार्क ने उनकी उस शिप के ऊपर हमला बोल दिया था, इसलिए अब उन लोगों का बच पाना और भी मुश्किल हो चुका था। एक तो यहाँ पर मौसम के विरुद्ध लड़ना, और दूसरा अब उसे शार्क से भी लड़ना, ये दोनों ही काम बहुत ही चैलेंजिंग होने वाले थे। अब किसी को भी वहाँ पर बचने की उम्मीद नहीं होती है, सभी एक दूसरे के तरफ चिंता के भाव से देखते ही रहते हैं, क्योंकि किसी ने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो लोग उन तक पहुँचने से पहले ही वो लोग ऐसे ही किसी सिचुएशन में फंस जाएंगे, और शायद उसके लिए उन्होंने कोई पहले से प्लानिंग भी नहीं की थी। ये सब इतनी जल्दी से हुआ था कि कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच पाया था कि अब उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे अच्छी ये थी कि जब उस शिप ने वहाँ पर उन लोगों के ऊपर हमला किया, तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो लोग ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हथियार पहले से ही लाए थे। हालांकि उन्होंने ये हथियार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने पास रखे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये हथियार उन्होंने यहाँ पर उस शार्क को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। जैसे ही जल्दी से भूमिका ने उस शार्क पर अपना स्टिक हमला किया, तो शार्क वहीं पर ही घायल हो गई थी, और वो उसको क्योंकि शार्क को उस हथियार के लगने से क्योंकि ये हथियार एक तेज़दार तलवार थी, जिसके लगते ही उस शार्क को बहुत ही ज़ोर से चोट आई, और वो अपनी चोट के लगने की वजह से एकदम से वो वहाँ से समुद्र की गहराई के बीच में चली गई। अब क्योंकि शार्क भी यहाँ पर अब अपने आप को खुद को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उन लोगों को बिना कोई हानि पहुँचाई अब शार्क भी वहाँ से चली गई। लेकिन जब उस शार्क ने इनकी बोट के ऊपर हमला किया था, तो सबसे बड़ी समस्या एक और उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि शार्क के हमले की वजह से उस बोट में एक छेद हो गया था, जिसमें क्योंकि छेद होने की वजह से अब उस बोट का तैर पाना नामुमकिन था, और उसके अंदर पानी भरता ही जा रहा था, जिससे उस बोट में तेज़ी से पानी भरने लगा। अगर जल्दी ही कुछ ना किया गया तो यहाँ पर बोट में बैठे हुए सभी का मरना तय था, सभी यहाँ पर डूबकर मर जाएंगे। ये सब अनिका देखकर बहुत ही हैरान थी, क्योंकि अनिका को तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक के बाद एक क्या हो रहा है। पहले उनके ऊपर एक नेचुरल इमरजेंसी आ गई, जिससे निपटना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि समुद्र के अंदर लहरें कितनी तेज़ होती है ये तो खुद ही सोच पाना कितना मुश्किल काम होता है। क्योंकि जब हम समुद्र के किनारों से लहरों को देखते हैं तो वो कितनी ऊपर तक आती है। सोचो अगर समुद्र के बीच में बिल्कुल बीच में अगर कोई है और तब कोई लहरें आती है तो उसका डूबना निश्चित है। लेकिन उसी के साथ ही फिर उन्हें एक दूसरी शार्क के हमले को बर्दाश्त करना पड़ता है, और जब वो उस शार्क से भी अपना पीछा छुड़ा लेते हैं तो यहाँ पर उनकी बोट में ही खुद एक छेद हो जाता है, जिससे उनके डूबकर मरने के चांसेस अब और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बोट में बैठे हुए पूरी की पूरी अनिका की टीम को अपनी मौत सामने ही नज़र दिखाई दे रही थी। किसी के भी बचने की वहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं थी। अनिका वहाँ पर एक दूरबीन साथ में ही लेके गई थी। जब अनिका ने उस दूरबीन से चारों तरफ देखना चाहा तो अनिका को अपनी दूरबीन से पास में ही एक थोड़ी ही दूर पर एक टापू दिखाई दिया, जिसमें वो बोट सिर्फ उसी टापू पर ही सबसे पहले जा सकती थी। हालांकि यहाँ पर अब कोई भी लोकेशन या कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती थी, क्योंकि अनिका के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना और अपनी टीम का बचाव करना सबसे पहले महत्वपूर्ण था। अगर उनकी जान बच जाएगी तो वो फिर निखिल द्वारा खोजी गई सारे सैटेलाइट के जरिए उन आदमियों की लोकेशन तक उस ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे। इसलिए अनिका सारा सब कुछ सोच समझकर अब उस वोट चलाने वाले आदमी को कहती है कि प्लीज़ आप उस साइड चलिए, कि जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी ही हमें वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने जल्दी नहीं की तो हो सकता है कि ये पूरी ही बोट में पानी भरने के बाद हम यहाँ पर डूब जाए, और इतने पानी में चाहे हमें कितनी ही स्विमिंग क्यों ना आती हो, लेकिन यहाँ पर हमारा बचना नामुमकिन होगा। अब अनिका की बात सुनकर अब वो आदमी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, और जैसे अनिका ने उसे उस साइड जाने के लिए बोला था, वो आदमी ऐसे ही बोट को उस डायरेक्शन की तरफ घुमा लेता है जहाँ पर वो टापू था। अब वो बोट चालक भी जल्दी से बोट को चलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो भी खुद इन लोगों के साथ मरना नहीं चाहता था। उसे ये तो पता लग ही चुका था कि यहाँ पर उसकी बोट तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, ये तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान हो ही चुका था। लेकिन वहाँ पर वो अपनी जान को और भी ज़्यादा जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वैसे वो भी समझ चुका था कि यहाँ पर उसका मरना निश्चित है, लेकिन जब अनिका ने उसे उस टापू की तरफ जाने का इशारा दिया तो उसकी सांस में सांस आई कि वो शायद वो अब बच सकता है। लेकिन टापू के तट से थोड़ी ही दूरी पर उनकी बोट पूरी तरह से पानी में डूब गई थी।
वोट चालक ने वोट को जल्दी से चलाने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन अब वो करता भी क्या, क्योंकि जब तक वो किनारे तक पहुंचते उससे थोड़ी ही पहले ही उनकी वोट पानी में डूब चुकी थी। लेकिन उन सब के लिए ये सबसे अच्छी बात थी कि उनमें से सभी को तैरना आता था, और अगर एक या दो के में से उनकी टीम को किसी से नहीं आता था तो बाकी के उनकी टीम के मेंबर उन्हें खींचकर बाहर ले आए थे। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ये सब लोग अब सलामत थे, क्योंकि वोट उस किनारे से थोड़ी ही अंदर थी और अब वो लोग वहाँ से बचकर आसानी से आ सकते थे। वहाँ पर पानी भी ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों के पास लेकिन अब यहाँ पर इनके पास कोई भी सामान नहीं था, ना तो अब इनके पास कोई इनका हथियार बचा था और ना ही इन लोगों को ये पता था कि ये लोग अभी जहाँ पर मौजूद थे वो कौन सी लोकेशन है। अब यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि निखिल ने बताया था कि ये जगह सैटेलाइट के संपर्क में थी ही नहीं, क्योंकि निखिल ने तो बस उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तक जाने तक के लिए ही सैटेलाइट का यूज़ किया था। इधर तक आने के बारे में तो खुद निखिल ने भी नहीं सोचा था, और एक पल के लिए भी अगर वो सैटेलाइट का संपर्क इधर की तरफ ढूंढ भी रहा था तो वहाँ पर सैटेलाइट का कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये जगह सैटेलाइट के एरिया से बाहर आती थी। और अब तो ना ही इन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ बचा था, ना ही इनके पास इनकी सुरक्षा के लिए ही कोई हथियार ज़्यादा बचे हुए थे। उनके पास कुछ छोटे मोटे ही हथियार थे जो वो उन्होंने अपनी पॉकेट वगैरह में डाले हुए थे, अदरवाइज उनके सारे के सारे बैग अब वहाँ पर डूब चुके थे। लेकिन यहाँ पर अब हथियारों की तो इनके पास कमी हो ही गई थी। लेकिन अब इन लोगों के लिए एक और परेशानी की सबसे बड़ी बात ये थी कि इन सबको ये पता भी नहीं था कि ये लोग अब यहाँ पर कैसे रहेंगे। अब ये लोग यहाँ से किसी के साथ संपर्क भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो सारा सामान समुद्र में डूब चुका था और यहाँ पर कोई नेटवर्क ना होने की वजह से वो किसी से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। अगर यहाँ से इनका किसी को संपर्क हो जाता तो वो शायद किसी को कांटेक्ट करके, जैसे अनिका यहाँ पर रोहित को कांटेक्ट करके या अपनी माँ को कांटेक्ट करके यहाँ से हेल्प लेकर निकल सकती थी। लेकिन उनके हाथ सिर्फ यहाँ पर एक नाकामयाबी ही लग रही थी। अब तो उनका प्यास और भूख के कारण सभी का हाल ही बेहाल होता जा रहा था, क्योंकि उनका खाना पीना जो उन्होंने कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर 2 दिन के लिए ही आ रहे थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन का अपना सारा बंदोबस्त अच्छे से किया हुआ था। लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर सभी का भूख और प्यास के मारे बहुत ही हाल खराब हो चुका था, और ऊपर से अब रात भी होने ही वाली थी। इसलिए अब इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सुबह होते ही ढूंढेंगे, क्योंकि रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और उनके पास अब रिसोर्सेज भी बहुत ही कम है, और वो रात के समय में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी टीम में से किसी भी टीम मेंबर को कोई भी जानी या शारीरिक कोई भी हानि हो। इसलिए अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं हम सबको यहीं पर इकट्ठे ही रहना पड़ेगा, और किसी को भी ध्यान रहे कि कोई भी इधर उधर अकेला ना भटके, क्योंकि हमें ना तो इस जगह के बारे में अच्छे से पता है और ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि हम इस जगह के बारे में पता कर सकें। यहाँ पर अब्बास और अनिका की टीम पूरी ही इंस्पेक्टर अब्बास की बातों से सहमत थी, और वो अपने एक पल के लिए सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हाँ उनकी गर्दन हाँ में हिलाते हैं। अब इंस्पेक्टर अब्बास फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अभी यहाँ पर पूरी रात काटने के बाद अब हमें सुबह यहाँ से फिर जल्दी से निकलना होगा। वैसे भी हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर हमने ज़्यादा टाइम इधर ही लगा दिया तो, और अगर हम यहीं पर फंसे रहें तो इसका मतलब ये होगा कि वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे जिनको रोकने के लिए वो यहाँ पर आ रहे थे। और इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका ये किसी भी हालत में नहीं चाहते थे, और अगर वे लोग अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो अगर ऐसा हो गया तो देश में न जाने कितनी ही बड़ी तबाही आ सकती थी। इसका अंदाज़ा तो कोई भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि इसका अंदाज़ा लगा पाना भी लगभग असंभव था। लेकिन इन सभी के पास सुबह होने तक का इंतज़ार करने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि जान बची तो लाखों पाए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के से पहले उनका वहाँ पर जीवित रहना सबसे ज़रूरी है। इसलिए अब अब्बास की बात मानने के अलावा भी उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अब्बास की बात के अनुसार अब दो लोग वहाँ पर पहरा देने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया था कि हम पूरी रात दो लोग 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही लगातार पहरे देते रहेंगे, ताकि वो अपने आप को वहाँ पर किसी जंगली जानवर से या किसी भी दुश्मन से या किसी भी बाहरी इंसान से अपने आप को बचा सके, क्योंकि उन लोगों को तो ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये आखिर कौन सी जगह थी और यहाँ पर कैसा कैसा खतरा हो सकता है।
इस लोकेशन के बारे में तो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। अब दो लोग वहाँ पर कहे अनुसार पहले से ही पहरा देने लगे और बाकी के कुछ जगह साफ करके वहीं पर सोने की जगह बना लेते हैं और वहाँ पर अपना सोने का इंतज़ाम करते हैं। दो लोगों का पहरा देना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जंगल में कभी भी कोई भी जंगली जानवर हमला कर सकता था, इसलिए सभी को दो दो के ग्रुप में ही पूरी रात पहरा देना था। पहले दो लोग पहरा देंगे और उसके 3 घंटे के बाद अब दूसरे दो लोग, ऐसे करते करते वो सुबह तक ऐसे ही पहरे दे लेंगे और वो लोग किसी भी खतरे में पड़ने से अब बच सकते थे। अनिका को आज खुद पर ही इस ऐसी सिचुएशन पर खुद पर ही अंदर ही अंदर चिढ़ हो रही थी। उसे खुद अपने आप पर इतना एम्बेरसमेंट फील हो रहा था कि आज अनिका सब कुछ अनिका को आते हुए भी आज अनिका ना तो कोई हेल्प कर पा रही थी, ना ही कोई यहाँ पर किसी को बचा पा रही थी। अनिका के साथ आज यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था उसको देखकर आज अनिका को अपने आप ही बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि काश उसने अपनी माँ की दी हुई वॉच अभी पहनी हुई होती तो वो रोहित को मैसेज कर सकती थी उस वॉच के द्वारा, या फिर वो यहाँ पर स्वाति को ही उसके बारे में कोई अपडेट देती। और उसे इस रोहित और स्वाति इन दोनों पर तो इतना विश्वास था कि चाहे वो 7 समुंदर ही दूर क्यों ना हो, वो दोनों उसे यहाँ से बचाने के लिए ज़रूर आते। इसलिए लेकिन अनिका की ये भी मजबूरी थी कि वो हमेशा उस वॉच को पहनकर भी नहीं रख सकती थी क्योंकि उस वॉच में इतने ज़्यादा एडवांस फीचर थे जो यहाँ पर इंडिया में तो क्या किसी भी देश की वॉच में अभी तक नहीं आए थे। ये टेक्नोलॉजी के बेस पर एक सबसे एडवांस वॉच थी जिसका आज तक किसी ने भी आविष्कार नहीं किया था, और आविष्कार तो छोड़ो, इसको आज तक किसी ने भी नहीं बनाया था। और यहाँ पर अनिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी भी ऐसे वैसे इंसान की इस वॉच के ऊपर नज़र पड़े। हालांकि इस वॉच के बारे में सिर्फ रोहित ही जानता था, लेकिन इसके अलावा अनिका इस वॉच को किसी और को दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए अनिका इस मिशन पर, अनिका के पास अब वो वॉच नहीं थी। अनिका के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती अगर वो इस वॉच को अपने साथ ज़्यादातर रखती, क्योंकि अभी स्वाति के जिंदा होने का राज किसी के सामने वो खोल भी नहीं सकती थी। इसलिए अनिका ने यही सोचा कि इस वॉच को एक जगह पर ही सेफ रखा जाए, जब इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तभी ही इसका यूज किया जाए। यहाँ स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम जो कर्नाटक के लिए गई थी अब उनके साथ भी संपर्क टूट गया था क्योंकि दूसरी तरफ दिल्ली की जो टीम थी जो इंस्पेक्टर विकास संभाल रहे थे वो लोग बार बार इंस्पेक्टर अब्बास के संपर्क में थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों के साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ तो इंस्पेक्टर अब्बास की टीम के साथ इंस्पेक्टर विकास की टीम का संपर्क टूट जाता है। अब उन लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बार बार कभी अनिका को, कभी भूमिका को, कभी निखिल को, कभी छठी इंद्री को, अर्जुन सिंह को, इंस्पेक्टर अब्बास को, सबको बारी बारी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर तो क्योंकि नेटवर्क ही काम नहीं कर पा रहा था तो वहाँ पर उनका किसी से भी कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। इंस्पेक्टर अब्बास दूसरी तरफ ऐसे ही दिल्ली में परेशान थे क्योंकि अब उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एकदम से सभी के सभी नेटवर्क से कैसे बाहर जा सकते हैं। उनका किसी से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वो वहाँ पर किसी खतरे में हैं? क्या यहाँ से इंस्पेक्टर विकास को उन्हें वहाँ पर बचाने के लिए जाना चाहिए या उन्हें यहाँ पर अपने मिशन पर ही फोकस देना चाहिए जो इंस्पेक्टर अब्बास ने उसे सौंपा है? वो इसी उसके यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास के मन में यही उथल पुथल मची हुई थी कि वो क्या करे क्या नहीं। ये खबर अभी तक स्पेशल डिपार्टमेंट के अभी तक उच्च अधिकारियों तक भी पहुंच गई थी क्योंकि अब इंस्पेक्टर अब्बास ने उनको ये सारी बातें बता दी थी क्योंकि अब इंस्पेक्टर विकास ने ये सारी बातें बता दी थी क्योंकि अब इंस्पेक्टर विकास किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास तो खुद ही दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने अपने उच्च अधिकारियों तक ही ये बातें पहुंचाना बेटर समझा ताकि उनके जो उच्च अधिकारी हैं वो इस मामले में उसकी कोई भी हेल्प कर सकें या वो उन लोगों को सुरक्षित ले आ सकें। इसलिए अब स्पेशल डिपार्टमेंट में इस वक्त सभी का टेंशन का माहौल था। रात के इस वक्त तभी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग उस अधिकारियों के द्वारा जल्द से जल्द ही की गई थी ताकि उन लोगों को ढूंढने का ऑपरेशन जल्द चलाया जा सके। वहीं मारवा हाउस में रोहित भी घर में बने अपने ही ऑफिस में वहां पर बेचैन होकर इधर से उधर घूम रहा था। उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके यहाँ पर रोहित खुद अनिका को न जाने कितनी ही बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अनिका का फ़ोन लग ही नहीं रहा था यहाँ पर। इसी वजह से रोहित की बेचैनी बार बार बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि जब अनिका रोहित को वहाँ से कहने के बाद निकली थी तो पता नहीं क्यों रोहित को इस बार कुछ अजीब ही लग रहा था। शायद ये किसी दुर्घटना के होने की
होने का ही एक संकेत था। रोहित के मन में यही सब ख्याल आते ही उसके शरीर के पूरे रोंगटे एकदम से खड़े हो जाते हैं। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी रोहित अब वहाँ पर अब्बास की टीम को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनके पास भी कोई भी किसी का भी फ़ोन वहाँ पर नहीं लग रहा था। अब क्योंकि रोहित को पता था कि भूमिका भी अनिका के साथ उसकी टीम में ही वहाँ पर गई है। वो रोहित भूमिका के पास कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भूमिका का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। अब तो रोहित का डर बिल्कुल ही पक्का होता जा रहा था। अब रोहित चाहे अपने मन को यहाँ पर कितने भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन उसको घूम फिर कर कुछ ही देर बाद उसे फिर से अनिका के बारे में ही सोचने लग जाता। उसका एकदम से शक इतना गहरा होता जाता कि अब उस पर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं था। तभी वहाँ पर चिराग आ जाता है और उसने रोहित से कहा, सर वो दरअसल चिराग इतना कहकर एकदम से चुप हो गया। अब चिराग को एकदम से चुप होता देखकर अब रोहित और भी घबरा जाता है और अब वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, चिराग जो कहना है खुलकर कहो, मैं पहले से ही यहाँ पर बहुत ही परेशान हूँ, इसलिए यहाँ पर अब और सस्पेंस क्रिएट मत करो। प्लीज़ मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, मेरी टेंशन को और मत बढ़ाओ। अब रोहित के गुस्से को देखकर अब चिराग रोहित को अपनी पूरी बात एक ही सांस में बता देता है। अब चिराग कहता है, सर अनिका मैडम और बाकी सभी के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके कहे अनुसार जब आपने कहा कि अनिका मैडम का कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है, तो मैंने तभी वहाँ की स्पेशल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर इंस्पेक्टर विकास को मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने तो कोई भी कॉल नहीं उठाया। तब मैंने वहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट में कॉल किया था, तो वहाँ पर मुझे किसी ने बताया है कि उन लोगों से उनका भी संपर्क टूट गया है। अब वो उनके सैटेलाइट एरिया में नहीं है, वहाँ पर कुछ तो ऐसा बुरा हुआ है जिससे वो लोग अब उनके सैटेलाइट एरिया में नहीं हैं। इससे अब किसी को भी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर चिराग की बातें सुनकर रोहित की बेचैनी और भी बढ़ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। क्यों आज रोहित का मन एक अनजान खतरे का आभास कर रहा था। उसे कुछ अनहोनी होने की आशंका तो पहले से ही हो रही थी, जब से अनिका यहाँ से उसे बाय बोल कर गई थी। लेकिन रोहित यहाँ पर अनिका को रोकना भी बहुत ही चाहता था, लेकिन रोहित को भी पता था कि वह जितना अनिका को रोकने की सोचता, अगर एक बार अनिका अपना डिसीजन बना चुकी है तो वो भी यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। और रोहित भी अब उसके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए अब रोहित ने अनिका को वहाँ से जाने दिया। अब रोहित कुछ देर तक बिल्कुल वहीं पर चिराग की ये बातें सुनकर एकदम से शांत खड़ा रहा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए चिराग से कहता है, चिराग मुझे उन लोगों के गायब होने के पीछे किसी की कोई साजिश नजर आती है। अब रोहित की ये बात सुनकर एकदम से चिराग हैरान हो जाता है, क्योंकि चिराग को तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि अनिका मैडम से पंगा ले रहा है और साथ के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ भी। क्योंकि यहाँ पर अनिका के स्पेशल डिपार्टमेंट के बाद सिर्फ रोहित और चिराग तक ही थी, क्योंकि चिराग रोहित के हर एक कार्य के बारे में, यहाँ तक कि रोहित ने अगर चिराग को कोई भी कार्य दिया है अनिका से रिलेटेड, तो चिराग को उसके बारे में भी पता होता था। चिराग अब आगे कहता है, एक काम करो, उस मेंटल हॉस्पिटल पर अपनी नज़र रखो, मुझे उनके हर एक कदम की जानकारी चाहिए। और वैसे भी जब तक अनिका यहाँ नहीं है तो अब अनिका की जगह हमें इस कार्य को पूरा करना चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और इस कार्य को अब हमें ही हैंडल करना होगा, क्या पता उससे हमें कुछ काम का मिल सके। और एक काम करो, इंपीरियल ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उन सब की हरकतों पर भी नज़र रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद किसी मेंबर का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इंपीरियल ग्रुप के सभी ही मेंबर इतने पावरफुल जो हैं। मुझे इस इंपीरियल ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों की पल पल की खबर चाहिए। अब रोहित को पता था कि इंपीरियल ग्रुप में कई ऐसे मेंबर हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रोहित जब चिराग को इंस्ट्रक्शन दे रहा था तब लगातार रोहित का फ़ोन बजता ही जा रहा था। अब रोहित क्योंकि चिराग से बात कर रहा था, चिराग तब अपनी बात को ही वहाँ पर बीच में छोड़ते ही रोहित जब चिराग के इशारे से अब रोहित चिराग को वहाँ से जाने का इशारा करता है। चिराग भी यहाँ पर रोहित का इशारा अच्छे से समझता था, क्योंकि वो इतने सालों से रोहित के साथ काम जो कर रहा था, इसलिए रोहित का इशारा मिलते ही अब चिराग भी वहाँ से रोहित को ओके सर कहकर वहाँ से उसके कैबिन से निकल जाता है।
चिराग के कैबिन से निकलने के बाद रोहित अब एक ठंडी सांस बाहर छोड़ते हुए फ़ोन को उठाता है तो उधर से मयूर की घबराई हुई आवाज़ आती है। अभी तक मयूर को भी अपने रिसोर्सेज से अनिका और बाकी लोगों के गायब होने के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि मयूर ने भी अपनी सिक्योरिटी अनिका के पीछे लगा रखी थी ताकि वो उसके पल पल की खबर दे। क्योंकि एक तरफ मयूर ने खुद करण गुलेरिया से अनिका की सिक्योरिटी का वादा किया था और इसीलिए वो अपने वादे को पूरा करने के तहत उसने अपनी एक गुप्त सिक्योरिटी अनिका के साथ लगाई थी और इसीलिए मयूर ने अब रोहित को कॉल किया। अब मयूर रोहित को सारी बातें बता देता है कि मैंने उनके ऊपर सिक्योरिटी लगाई थी, लेकिन अब हमारा भी संपर्क अनिका से नहीं हो पा रहा है, वो उसे ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी टाइम पहले तक, क्योंकि जब तक शाम नहीं हुई थी तब तक तो अनिका हमारे संपर्क में थी। हम अनिका की लोकेशन को अच्छे से अपने डिवाइसेस में देख पा रहे थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों जब शाम होने के बाद से हमें अनिका की कोई भी लोकेशन नहीं मिल रही है। उसकी लास्ट लोकेशन एक समुंदर के बीच की थी, लेकिन उसके बाद अब अनिका कहाँ गई, उसकी पूरी टीम कहाँ गई, ये किसी को भी नहीं पता। मयूर की ये बात सुनने के बाद अब रोहित को तो एकदम से शॉक्ड लगा था, क्योंकि जो मयूर कह रहा था रोहित ने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिका और उसकी पूरी टीम के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मयूर ने ही कॉल पर अनिका की लोकेशन ओशन में बताई थी। इसलिए अब रोहित खुद सोच नहीं पाता कि ओशन में तो इतना सारा पानी होता है और वहाँ पर इतने सारे पानी में अब वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे, ये तो खुद रोहित भी नहीं सोच पा रहा था। दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा का किला, इधर स्वाति मल्होत्रा के किला में भी स्वाति काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। स्वाति को भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले कई घंटों से स्वाति भी यहाँ पर अनिका और उसकी टीम का ही पता लगाने की कोशिश कर रही थी। जब से स्वाति का अनिका के साथ संपर्क टूटा हुआ था, क्योंकि अनिका को सभी ने ही सिक्योरिटी काफ़ी टाइट दी हुई थी। एक तरफ स्वाति तो हमेशा से ही अनिका के ऊपर नज़र रखती थी ताकि वो हमेशा से ही उसे उसके दुश्मनों से बचा सके, उसे आगाह कर सके। लेकिन यहाँ पर स्वाति भी अब क्या करती, क्योंकि अब तो अनिका का उसका संपर्क भी टूट गया था। इसलिए यहाँ पर स्वाति बहुत ही परेशान थी। अब स्वाति को इतना परेशान होते हुए देखकर वहीं पीछे ही बूढ़े बाबा खड़े हुए देख रहे थे। बूढ़े बाबा ने आज पहली बार स्वाति के चेहरे पर इतनी परेशानी और इतनी बेचैनी देखी थी। उनकी बेचैनी को देखते हुए अब बूढ़े बाबा कहते हैं, क्या हुआ मैडम, क्या कोई परेशानी वाली बात है? अब यहाँ पर स्वाति कोई भी जवाब नहीं देती। अब बूढ़े बाबा फिर से कहते हैं, क्या अनिका मैडम ठीक हैं? क्या उन्हें कुछ हुआ है क्या? क्योंकि मैंने आज से पहले आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा है जितना मैं आज आपको पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ही आपको एकदम से काम होकर अपना काम करते हुए देखा है। अब बूढ़े बाबा की बातें सुनकर अब कहीं ना कहीं स्वाति की आंखों के एक साइड से उसकी आंखें थोड़ी सी गीली हो जाती है, लेकिन बूढ़े बाबा की तरफ उसने अपनी पीठ की हुई थी, इसलिए बूढ़े बाबा उसे देख नहीं पाते। अब स्वाति अपने आप को संभालते हुए कहती है, हाँ पता नहीं, लेकिन क्यों मैं अनिका की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है अनिका किसी खतरे में है या सिर्फ ये मेरा वहम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वाति की बातें सुनकर अब बूढ़े बाबा को तो खुद समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा तो खुद एक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को बनाने वाली थी। अब खुद स्वाति जब अनिका से संपर्क नहीं बना पा रही है तो ये हो सकता है किसी सबसे बड़ी अनहोनी का संकेत हो। लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ भी बोलना सही नहीं समझता, क्योंकि वो अपने किसी भी कहे हुए वर्ड से स्वाति मल्होत्रा को और भी परेशान नहीं करना चाहता था। इधर शाम के लगभग 4 का टाइम हो चुका हुआ था जब आखिरी बार सैटेलाइट के जरिए उन लोगों की वोट को देखा गया था। उसके बाद अब तक उनका कोई भी अता पता नहीं था। शाम से रात और अब कुछ ही देर में सुबह भी होने वाली थी, लेकिन अब तक एक तरफ से ना तो रोहित अनिका और उसकी टीम की लोकेशन को पता कर पा रहे थे और ना ही दूसरी तरफ मयूर लगा हुआ था। मयूर भी अब तक किसी न किसी तरीके से उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मयूर ने तो अपनी एक सिक्योरिटी टीम अनिका के ही पीछे भेज दी थी। अब देखना ये था कि क्या मयूर की सिक्योरिटी टीम उन्हें बचा पाएगी या नहीं। इधर से स्वाति मल्होत्रा भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही थी, जी तोड़कर वो जान लगाकर अपनी सारी ही कोशिशें कर रही थी ताकि वो कैसे भी करके अनिका तक पहुंच सके, वो अनिका के बारे में जानकारी हासिल कर सके कि अनिका ठीक है या नहीं। आज सब तरफ ही चिंता का माहौल था, क्योंकि एक अनिका के गायब होने से अब सभी के ही दिल में एक आस सी टूटती जा रही थी। अब सभी का ही दिल घबराए जा रहा था। एक तरफ से चिराग अपनी टीम को लेकर अनिका की सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहा था। दूसरी तरफ रोहित परेशान था। रोहित ने तो अपने पूरे इंपीरियल ग्रुप में ही नज़र रखने के लिए चिराग को बोल दिया था। इधर स्वाति मल्होत्रा खुद इतनी परेशान थी, जिस स्वाति मल्होत्रा को आज तक किसी ने भी परेशान नहीं देखा था। आज वो खुद स्वाति मल्होत्रा भी इतनी परेशान थी और
एक और तरफ मयूर गुलेरिया जिसकी सिक्योरिटी को तक तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आज उसी की सिक्योरिटी के सामने से ही अनिका का संपर्क नहीं हो पा रहा था। अनिका की किसी भी लोकेशन का पता नहीं हो लग पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? अब ये चारों ही तरफ से अब ये लोग सोचने लग जाता है कि यहाँ पर क्या अनिका किसी ट्रैप में तो नहीं फंस गई है, और अगर फंस गई है तो अब उसको उसकी लोकेशन के बारे में बिना पता लगाए उस तक पहुँचना कैसे पॉसिबल होगा।